मुझे याद है, मैं तो 57 में मेरा जन्म हुआ है, पर याद है मुझे कि हमारे देश में तीन विचार प्रवाह बहुत ताकतवान थे। एक पहला प्रवाह जो था वो विशेष रूप से समाजवादी विचारधारा के आधार पर अनेक लोग कन्विक्शन के रूप में काम कर रहे थे, और कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के विचारों के आधार पर कांग्रेस की स्थापना हुई। पर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र और समाजवाद, इस बात को लेकर उन्होंने ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सबको जो गांधी जी कहते थे, स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वातंत्र, उस बातों में थोड़ा सा इंफोसिस कम हुआ, और लोकतंत्र और समाजवाद, इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस को नेतृत्व देके अपनी नीतियों को तय किया। परिणाम क्या हुआ कि बड़े बड़े स्टील प्लांट आए, भिलाई का, राउरकेला का या बाकी सब के। कहां से आए? तो रशिया से आए। पावर प्रोजेक्ट में टर्बाइंस और बॉयलर कहां से आए? रशिया से आए। और धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ एक संकल्पना थी कि जो भी करेगा वो सरकार करेगा, और सरकार करते समय बजट की जो कुछ मर्यादा थी उसको ध्यान में लेकर हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब बातों के लिए लोकतंत्र और समाजवादी इस व्यवस्था पर कांग्रेस इस बात को लेकर देश के जिस उद्दिष्ट को हम सब पूरा करना चाहते थे वहां लेके गई। दूसरा जो विचार प्रवाह था वो सोशलिस्ट था, समाजवादी था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उसके बाद में मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवती जी, काफी बड़ी स्टॉलवर लीडर्स थे, और वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इसके प्रखर समर्थक भी थे, और उन्हीं की प्रेरणा से ये विचार शुरू हुआ, और फिर समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, प्रजा समाजवादी, अनेक बातों का उसमें हुआ, और ये समाजवादी मूवमेंट चली। और समाजवादी मूवमेंट में भी देश के अनेक कोनों में राजनीतिक सफलता भी हासिल की। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में ये जो समाजवादी पार्टी तैयार हुई, वो लोहिया जी के विचारों के आधार पर उन्होंने कार्य किया। बिहार में भी काफी जगह पर सरकारें आई। तीसरी जो बात थी वो थी स्वतंत्र पार्टी, जो लिबरल इकोनॉमी थी, जो अमेरिकन साम्राज्यवादी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। उस लिबरल इकोनॉमी के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करके एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई। अब ये अमृत महोत्सव के समय हम लोगों के लिए विशेष रूप से इसका विचार करना इसलिए आवश्यक है कि तीनों बातों के परिणाम क्या निकले। तीनों विचारों के आधार पर देश के विकास में, राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण में, ये पूरे मूल्यांकन में किसके किसके क्या क्या परिणाम हुए, इसका अगर मोटे तौर पर अध्ययन किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सफलता उन्होंने भी एक्सपेक्ट की थी वो नहीं मिली। इसके साथ हमारे पास जो तीसरी बात थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी। वो अलग थी, कहीं उसका स्तोत्र रशिया में था, कहीं चाइना में था, और उसके बारे में भी एक बहुत बड़ा ग्लैमर था। उस समय यंग आदमी कोई होता था, वो खुद को कम्युनिस्ट कहने में बड़े अभिमान से कहता था कि मैं कम्युनिस्ट हूं। और इसलिए रशिया और चीन, इसमें लेनिन, मार्क्सिस्ट, इसके आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी भी आई, और उन्होंने वर्ग विग्रह की बात की, और गरीब और धनवान लोगों के बीच में जो खाई थी उसको कम करने के लिए उन्होंने गांव गरीब मजदूर किसान को इकट्ठा करके एक सेंट्रिक ऐसी विचारधारा तैयार की कि जिसमें आर्थिक विषमता कम होगी, ऐसा उनका दावा था। पर आज वो भी बात है कि वो भी अपने कसौटी पर फेल हुई। मैं चाइना गया था, तो चाइना में मुझे शंघाई देखने के लिए मिला। मुझे उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष था बीजेपी का, और एक डेलीगेशन लेके हम चाइना में गए थे। तो एक बात मैंने देखी कि केवल लाल झंडा जो था वो केवल बाकी था, बाकी सब बातें कम्युनिस्ट पार्टी ने छोड़ दी। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि आप तो ये जो पुरानी बातें थी, जो मार्क्स से लेकर लेनिन से लेकर माओ तक आपने किताबों में अपने कन्विक्शन में लिखी थी, ये शंघाई में तो डेवलपमेंट पूरी, जैसे नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, NRI,
वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो है उन्होंने डेवलपमेंट की, उनका पैसा आया है। जो मंगोलियन वंश के दुनिया में गए थे उनके पास काफी पैसा था और उसका लिबरल इकोनॉमी के आधार पर चाइना के विकास की योजना बनी। चाइना ने लगभग लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया। रशिया ने भी कम्युनिस्ट पार्टी को, विचारधारा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी हुई कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा।